हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार होमगार्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेट का पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए 5 सेकंड के अंदर में अपना आंसर चुनने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। आंसर अगर आपको पता है पहले से तो आप लोग आंसर कमेंट में भी दे करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ध्यान रखना आपको 8 राज्य। उंगली पर काउंट कीजिए, मैं राज्यों के नाम बता रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और लास्ट में आप लोग है अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से थे। तो फ्रेंड्स देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको बनवाया किसने था, तो एक तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कोणार्क सन टेम्पल जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में है, और याद रखिएगा यह जो है फ्रेंड्स चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। सन टेम्पल जो है चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है, कहाँ, उड़ीसा में। इसको किसने बनवाया है, तो नरसिंह देव प्रथम ने। और नरसिंह देव प्रथम जो थे यह शाही गंग राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए, CH3OH जो है इसको मेथेनॉल कहा जाता है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। C2H5OH जो है फ्रेंड्स इसको इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। इसका भी मिथाइल अल्कोहल और मेथेनॉल दोनों ध्यान रखना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, और यह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे पहले कौन थे, तो रंजन गोगोई थे। ध्यान रखिएगा, इनसे पहले अगर पूछा जाए तो रंजन गोगोई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल जो था 370 था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा करके जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको खत्म कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन सा, तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को देखने के बाद इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो आप लोग चाहें तो उंगली पर भी काउंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद बात करें तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो टोटल 5 राजवंशों ने जो है शासन किया है। पहला पूछा जाए तो गुलाम वंश, और सबसे आखिरी पूछा जाए तो लोधी वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा जाता है कि कौन था, तो आराम शाह था। ये नाम आपको याद रखना है, आराम शाह जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए
21 जून का जो होता है दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर के दिन। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आप लोग, 23 सितंबर और 21 मार्च, यहाँ मैं लिख देता हूँ 23 सितंबर और 21 मार्च, इस दिन जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग जो है पृथक करता है? तो ये जलमार्ग है पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 8 डिग्री चैनल का, तो 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। उसके बाद हम बात करें 10 डिग्री चैनल का, तो 10 डिग्री चैनल जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यह छोटा अंडमान और कार निकोबार को जो है पृथक करता है। तो फ्रेंड्स जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ सबको ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3 से 4 प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो देखिए भारत का सबसे पुराना न कि बल्कि आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे पुराना जो रिफाइनरी है वो है दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ है फ्रेंड्स? तो असम में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत जो है 1901 में हुई थी और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स उदासीन किसी भी वस्तु का पीएच वैल्यू 7 होता है। 7 जो होता है यह उदासीन विलयन का जो है पीएच वैल्यू होता है। 7 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो क्षारीयता दर्शाता है, यानी 7 से अधिक जिसका पीएच मान है वह वस्तु की प्रकृति कैसी है? तो क्षारीय है। 7 से कम की बात करें तो 7 से कम अगर है किसी वस्तु का पीएच मान तो वस्तु कैसी है? अम्लीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, उदासीन जल का पीएच मान, खाने वाला जो नमक है NaCl इसका भी पीएच मान जो है 7 ही होता है, आपको ध्यान रखना है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो देखिए क्लोरोमाइसिटिन जो है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक है, यह जो होता है टाइफाइड के रोग में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जो है बैक्टीरिया के संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पेंटोथेनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B1 का या फिर विटामिन B कहा जाए, तो मैंने आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B5 का तो हो गया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है और इसी विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। यहाँ मैं लिख देता हूँ राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा विटामिन B2 का ये रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो देखिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर ने 1575 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया था? तो 1575 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अकबर ने तीर्थ कर और जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने तीर्थ कर को जो है 1563 ईस्वी में और जजिया कर को 1564 ईस्वी में जो है समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और ध्यान रखिएगा, अकबर का जो है राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है फ्रेंड्स इसका संबंध जो है बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो है फ्रेंड्स 25 दिसंबर को हुई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2015 को सुशासन दिवस के अवसर पर हुई थी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यह जयंती है। ठीक है, इसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन डॉकयार्ड था? तो बंदरगाह कहाँ था सिंधु घाटी का? तो फ्रेंड्स ये लोथल में था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी घटना किस सन में घटित हुई थी। तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है यह 1931 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन जो है कांग्रेस का यह 1939 में हुआ था और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो देखिए सबसे पहले घटित कौन सी घटना हुई थी, कांग्रेस का गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण भारत का उच्चतम पर्वत शिखर है। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित जो है अन्नाईमुदी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम डोडा बेटा की बात करें तो फ्रेंड्स यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। इसमें से सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा है, माफ कीजिएगा कौन सा नहीं है, बना लीजिए। तो देखिए म्यांमार की मुद्रा बहत है, थाईलैंड की मुद्रा केयात है, कंबोडिया की मुद्रा रियल है और वियतनाम की मुद्रा रुपया नहीं है। वियतनाम की मुद्रा जो है फ्रेंड्स वो डोंग है, वियतनामी डोंग जो है वियतनाम की मुद्रा है। तो सुमेलित नहीं है यहाँ कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है, राजधानी भी ध्यान रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह जो है विश्व मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि हाइड्रोपोनिक क्या है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक जो है यह पौधों का मृदाविहीन संवर्धन जो है हाइड्रोपोनिक कहलाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौधों का मृदाविहीन संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे क्या पता चलता है कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कैसा है। देखिए मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावण होता है। तो इंसुलिन जो है यह अग्नाशय से स्रावित होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए अब पूछा जाता है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। बस इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्किंग जो अपनी सोशल मीडिया पर जहाँ कहीं भी हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, वहाँ इसको शेयर कर दीजिएगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। तो देखिए अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बताया है। तो फ्रेंड्स यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह आर्टिकल 32 में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम इसी आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य निम्नलिखित में से किस पर सीधा चमकता है। तो मकर की यहाँ बात आई है तो सीधी सी बात है मकर रेखा पर, कर्क संक्रांति के दिन कर्क रेखा पर, ठीक है, दोनों ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स डॉल्फिन जो है यह स्तनी वर्ग में आते हैं, ध्यान रखिएगा, मछली में नहीं आता है, ये मत्स्य में नहीं आएगा, ये जो आता है स्तनी में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्कों से होकर के कितने लीटर रक्त गुजरता है। तो फ्रेंड्स ये लगभग 180 लीटर गुजरता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 170 लीटर भी आपको मिल सकता है। तो 170 और 80 के बीच में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक होती है। तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो होता है वह होता है पुरुष में सबसे अधिक। देखिए पुरुष में जो है 14 से 16 ग्राम जो है 14 से 16 ग्राम
प्रति सीसी रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। महिलाओं की बात करें तो 12 से 14 ग्राम प्रति सीसी होता है रक्त की मात्रा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा तो सबसे अधिक पुरुष में होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशमन में प्रयुक्त होता है। तो अग्निशमन में जो है फ्रेंड्स खाने वाले सोडा का उपयोग किया जाता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na क्या होता है बताइए? NaHCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है, यानी कि प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स यह जो है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यह जो है इम्यूनिटी को जो है बढ़ाता है, तो ध्यान रखिएगा WBC। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुई थी, ये डेट आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है इसके मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। 32 नंबर देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है। फ्रेंड्स अगर आपने बिहार की जनगणना 2011 अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है ये मधेपुरा में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर देखिए कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को जो है रुपया कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जो थे यह थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ब्राजील के राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है कौन सा है, यानी कि रीन्यूएबल जो संसाधन है वो कौन सा है। तो रीन्यूएबल रिसोर्स जो है वो पानी है। ठीक है, पानी, हवा, सूर्य, ये सारे जो है ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं। ये सारे जो है प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, इनका भंडारण जो है सीमित है और ये जो है नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, और नवीकरणीय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए। तो देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1946 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2020 में किस तिथि को बिहार में डॉल्फिन दिवस मनाया गया। तो देखिए प्रतिवर्ष बिहार में जो है 5 अक्टूबर के दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, 5 अक्टूबर के दिन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बिहार मुल्क के बेबल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए इनके परदादा जो थे वो बिहार के थे। बेबल राम कलावन जो है मुख्यतः एक पुजारी हैं और ये सेशल्स के जो है राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो देखिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम जो है रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए इसका मतलब होता है कि अत्यधिक परिश्रम करने पर जो है बहुत ही कम फल की प्राप्ति। ठीक है, तो परिश्रम अधिक और जो प्राप्य है यानी कि फल जो है वो बहुत ही कम है, अत्यल्प है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पैर पटकना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पैर पटकना यानी कि गुस्सा दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लीज हेल्प हर, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो देखिए 2 सेकंड में आप लोग इसको चुनिए कौन सा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से कौन सा जो है गलत लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए इवेशन जो है गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये एविएशन सही है, ओमिशन सही है, एवर्सन जो है ये गलत है। फ्रेंड्स एवर्सन जो है ये ऐसे लिखाता है। ठीक है, AVERSION होता है। एवर्सन का मतलब होता है घृणा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अंधेरा शब्द का सही विलोम शब्द बताना है। तो अंधेरा का आपको पता है कि उजाला होता है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगम का विलोम शब्द बताइए। तो अगम का जो है क्या होता है फ्रेंड्स, अगम का सुगम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगम का सुगम होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल, खाली स्थान है द टास्क। तो बताना है कि यहाँ खाली स्थान पर सही जो है शब्द क्या आएगा। तो देखिए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए टाइलर पुरस्कार जो है ये फ्रेंड्स पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव को जो है हरित अर्थव्यवस्था के लिए, हरित अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, टाइलर पुरस्कार 2020 का, ध्यान रखिएगा, हरित अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए 49 नंबर देखिए कि निर्धन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स निर्धन का संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, निह जोड़ धन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा तट में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स देखिए गंगा का तट, तो गंगा का तट काल आ रहा है यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2020 के अपने वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है। इसका जो है आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। कल मैंने इसका आंसर आपको बताया था, कल वाली वीडियो में सेट नंबर 7 में। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।